पता है आपको, अभी राइट नाउ इसी पल आपकी बॉडी के अंदर हर एक मिनट अरबों बिलियंस ऑफ केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं। सीरियसली, एक रिएक्शन है जिसका नाम है रेस्पिरेशन, और पता है वो क्या कर रहा है? वो आपको एनर्जी दे रहा है बोलने के लिए, सुनने के लिए, और हाँ, इस एक्सप्लेनर को समझने के लिए भी। और सुनो, आपके ब्लड में जो आयरन है ना, जो ऑक्सीजन कैरी करता है, उसमें भी जंग लग सकता है। हाँ, आई एम नॉट किडिंग। बिल्कुल वैसे ही जैसे बारिश में रखी हुई कील में लग जाता है। ये सब केमिस्ट्री का जादू है, जो हमारी लाइफ का, हमारी बॉडी का हर हिस्सा है। तो इन्हीं अमेजिंग रिएक्शंस के पीछे की साइंस को डिकोड करने के लिए चलिए आगे बढ़ते हैं। हम डाइव करने वाले हैं क्लास 10 साइंस के चैप्टर नंबर 1, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस में। और मेरा प्रॉमिस है, हम इसे इतना आसान बना देंगे कि बोर्ड एग्जाम का डर पूरी तरह से चला जाएगा। तो ये है हमारा आज का गेम प्लान। हम शुरू करेंगे केमिस्ट्री से दोस्ती करके, फिर इक्वेशंस की लैंग्वेज सीखेंगे, उसके बाद अलग अलग रिएक्शंस के टाइप्स जानेंगे, उन्हें रियल वर्ल्ड में देखेंगे, थोड़ा नंबर्स का गेम यानी स्टोइकियोमेट्री समझेंगे, और आखिर में एग्जाम जीतने की तैयारी करेंगे। रेडी हो? चलिए शुरू करते हैं। ऑलराइट, सेक्शन 1, केमिस्ट्री से दोस्ती करेंगे। आई गेट इट। कभी कभी ना ये लंबे लंबे फॉर्मूलाज और अजीब सिंबल्स देखकर डर लगता है, बट ट्रस्ट मी, विश्वास कीजिए मेरा, हम इसे एकदम सिंपल, लॉजिकल और इंटरेस्टिंग बना देंगे, बिल्कुल एक पजल सॉल्व करने जैसा। मजा आएगा। तो सबसे पहले ये केमिकल रिएक्शन आखिर है क्या चीज? बहुत सिंपल है दोस्तों। जब एक या एक से ज्यादा चीजें, जिनको हम कहते हैं रिएक्टेंट्स, आपस में मिलकर या टूटकर एक बिल्कुल नई चीज बनाते हैं जिसे हम कहते हैं प्रोडक्ट, तो बस उसी प्रोसेस को केमिकल रिएक्शन कहते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जो प्रोडक्ट बनता है ना, उसकी प्रॉपर्टीज, उसकी पहचान रिएक्टेंट से एकदम कंप्लीटली अलग होती है। परफेक्ट एग्जाम्पल, दूध से दही बनना। एक बार दही बन गया, कैन यू टर्न इट बैक इनटू मिल्क? नो वे, दैट्स अ केमिकल रिएक्शन। ऐसे ना, चाय बनानी जैसा सोचो। आपने पानी लिया, चीनी ली, चाय पत्ती, दूध, ये सब जो आपने शुरू में डाला, वो सब है आपके रिएक्टेंट्स, राइट? और फिर जो आखिर में एकदम मस्त गर्मा गर्म चाय बन के तैयार हुई, वो है आपका प्रोडक्ट। तो याद रखो, रिएक्टेंट्स रिएक्शन से पहले, प्रोडक्ट्स रिएक्शन के बाद। सिंपल है ना? ओके, सेक्शन 2, इक्वेशंस की भाषा सीखें। अच्छा, अब हमने ये तो समझ लिया कि रिएक्शन क्या होता है, पर उसे लिखेंगे कैसे? हर बार इतना लंबा लंबा थोड़ी लिखेंगे कि मीथेन गैस बर्न्स इन ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। नो। तो इसके लिए केमिस्ट्री की ना अपनी एक लैंग्वेज है, और उस लैंग्वेज की स्क्रिप्ट है केमिकल इक्वेशंस। जरा स्क्रीन पर देखिए, ये है मीथेन गैस के जलने का इक्वेशन। लेफ्ट साइड पर है रिएक्टेंट्स CH4 और O2, और राइट साइड पर हैं प्रोडक्ट्स CO2 और H2O। पर इसमें एक गड़बड़ है, ये एक अनबैलेंस्ड इक्वेशन है। पता है ये कैसा है? ये एक ऐसे सेंटेंस जैसा है जिसमें ग्रामर मिस्टेक हो। ये आपको इंग्रेडिएंट्स तो बता रहा है, पर सही रेसिपी नहीं बता रहा। इट्स इनकम्प्लीट। तो यहाँ आता है सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, एक केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना इतना जरूरी क्यों है? और हाँ, ये आपका बोर्ड एग्जाम फोकस पॉइंट है, ध्यान से सुनना। हम इसे ऐसे ही अनबैलेंस्ड क्यों नहीं छोड़ सकते? व्हाट्स द बिग डील? इसका जवाब है साइंस का एक फंडामेंटल रूल, एक यूनिवर्सल लॉ, द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये लॉ क्या कहता है? ये कहता है कि मैटर यानी कोई भी चीज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। सिंपल भाषा में, रिएक्शन से पहले जितने एटम्स थे, रिएक्शन के बाद भी उतने ही एटम्स होने चाहिए हर एलिमेंट के। कोई भी एटम पुफ जादू से गायब नहीं हो सकता, और ना ही कहीं से आ सकता है। दैट्स व्हाई वी हैव टू बैलेंस। तो चलिए इसको बैलेंस करते हैं, साथ में करते हैं। स्टेप 1, सबसे कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल से शुरू करते हैं, यानी CH4। ठीक है, चलिए दोनों तरफ एटम्स काउंट करते हैं। लेफ्ट में कार्बन का 1 एटम, राइट में वहां भी 1। चलो, कार्बन तो सॉर्टेड है। अब आते हैं हाइड्रोजन पर। लेफ्ट में H के नीचे 4 लिखा है, तो 4 एटम्स, पर राइट में H2O में सिर्फ 2 हैं। अब क्या करें? इसे ठीक करने के लिए हम राइट साइड वाले H2O के आगे एक बड़ा सा 2 लगा देंगे। इस 2 को कहते हैं कोफिशिएंट। और रूल नंबर 4 याद है ना? हम छोटा नंबर यानी सबस्क्रिप्ट उसे कभी नहीं छेड़ेंगे, नेवर। तो अब राइट में हो गए 2H2O, यानी हाइड्रोजन के 2 × 2, 4 एटम्स। हो गया बैलेंस, ऑसम। अब आखिर में बचा ऑक्सीजन। लेफ्ट में O2 मतलब 2 एटम्स, पर राइट में ध्यान से देखो, CO2 से 2 और 2H2O से भी 2, टोटल हो गए 4 एटम्स।
तो अब लेफ्ट साइड वाले O2 के आगे भी एक 2 लगा देते हैं। और आखिरी स्टेप सबसे जरूरी, डबल चेक। चलो चेक करें। 1 कार्बन, 4 हाइड्रोजन, 4 ऑक्सीजन, दोनों तरफ परफेक्ट, इट्स बैलेंस्ड। और ये देखिए, ये है हमारा फाइनल परफेक्टली बैलेंस्ड इक्वेशन। हमने सिर्फ कोएफिशिएंट्स ऐड किए, आगे नंबर्स लगाए। अब ये एक सही रेसिपी है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि मीथेन के हर एक मॉलिक्यूल को पूरी तरह से जलाने के लिए आपको ठीक 2 मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन के लगेंगे। और इससे बनेगा क्या? कार्बन डाइऑक्साइड का 1 मॉलिक्यूल और पानी के 2 मॉलिक्यूल्स। अब हर एटम का हिसाब बिल्कुल बराबर है। तो इससे हमने क्या सीखा? हमेशा याद रखिए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। बस इस लॉ की वजह से बैलेंसिंग जरूरी है। हिसाब हमेशा बराबर होना चाहिए। चलिए, अब जब हमने इक्वेशन लिखना सीख लिया है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि रिएक्शंस कितने अलग-अलग तरह के होते हैं। ओके, सेक्शन 3 रिएक्शंस के प्रकार जाने। सोचो केमिकल रिएक्शंस ना एक फैमिली जैसे हैं, एक बड़ी सी फैमिली जिसमें अलग-अलग तरह के मेंबर्स हैं और हर किसी का अपना एक स्टाइल है, अपना एक अंदाज है। चलिए इस पूरी फैमिली से एक-एक करके मिलते हैं। पहला मेंबर है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जैसा नाम वैसा काम। इसमें 2 या ज्यादा रिएक्टेंट्स एक साथ आकर जुड़कर एक सिंगल नया प्रोडक्ट बनाते हैं। सिंपल, जैसे 2 दोस्त हैं ए और बी, उन्होंने हाथ मिलाया और एक जोड़ी बन गए ए बी। एग्जाम्पल के लिए, जब सोडियम मेटल और क्लोरीन गैस मिलते हैं तो वो जुड़कर क्या बनाते हैं? सोडियम क्लोराइड, यानी हमारा कॉमन सॉल्ट। तो अगली रिएक्शन टाइप को समझने के लिए इस स्लाइड को देखो। ये कॉम्बिनेशन का ठीक उल्टा है। कॉम्बिनेशन में क्या होता है? 2 चीजें मिलकर एक बनती हैं, जबकि डीकॉम्पोजिशन में एक चीज टूटकर 2 या ज्यादा चीजों में बिखर जाती है। एक में जुड़ना, दूसरे में टूटना। सिंपल। और ये आ गया फैमिली का दूसरा मेंबर, डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन। यहाँ एक कंपाउंड ए बी टूटकर सिंपल सब्सटेंसेस ए और बी में बदल जाता है, बिल्कुल कॉम्बिनेशन का ऑपोजिट। जैसे हाइड्रोजन पेरोक्साइड, जिसे हम छोट साफ करने के लिए यूज करते हैं, अगर आप उसे धूप में रख दो तो वो धीरे धीरे पानी और ऑक्सीजन गैस में डीकम्पोज हो जाएगा। एक क्लासिक एग्जाम्पल देखते हैं। जब हम चूना पत्थर यानी कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करते हैं तो वो टूट जाता है। किसमें? कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस में। अब यहाँ एक चीज पर ध्यान दो, इस रिएक्शन को शुरू करने के लिए हमें बाहर से हीट यानी गर्मी देनी पड़ी, और ये हमें अगले इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पर ले जाता है। ऐसे रिएक्शंस जिन्हें होने के लिए अपने आसपास से हीट को एब्जॉर्ब करना पड़ता है, उन्हें हम कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडो का मतलब होता है अंदर, तो ये रिएक्शन हीट को अंदर लेता है और इसीलिए इन रिएक्शंस के दौरान उनका कंटेनर ठंडा हो जाता है। फोटोसिंथेसिस भी एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है, क्योंकि पौधे सूरज की हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं। अब जरा इसका उल्टा देखते हैं। जब क्विकलाइम यानी बिना भुजा चूना को पानी में डाला जाता है तो क्या होता है? बहुत बहुत तेजी से गर्मी निकलती है। आपने देखा होगा, जब घरों में पेंट होता है तो जिस बर्तन में चूना मिलाया जाता है वो एकदम गर्म हो जाता है, कभी-कभी तो पानी उबलने लगता है। ये रिएक्शन हीट रिलीज कर रहा है। और ऐसे रिएक्शंस जो हीट रिलीज करते हैं उन्हें कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सो यानी बाहर, मतलब जो हीट बाहर दे। तो द क्रूशियल पॉइंट इज, एंडोथर्मिक हीट लेता है इसलिए ठंडा करता है, और एक्सोथर्मिक हीट देता है इसलिए गर्म करता है। सिंपल। फैमिली का अगला मेंबर है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें एक ज्यादा रिएक्टिव यानी अ मोर पावरफुल एलिमेंट एक कम रिएक्टिव यानी अ वीकर एलिमेंट को उसके कंपाउंड से धक्का देकर उसकी जगह ले लेता है। इसको ऐसे सोचो, जैसे फुटबॉल टीम में एक स्ट्रॉन्ग एनर्जेटिक प्लेयर एक थके हुए प्लेयर को सब्स्टिट्यूट कर देता है। एग्जाम्पल में देखो, जिंक जो है वो कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, इसलिए वो कॉपर को उसके कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देता है। अब आते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पर। इसमें धक्का मुक्की नहीं होती, यहाँ होती है अदला बदली, एन एक्सचेंज। 2 कंपाउंड्स आपस में अपने आयंस एक्सचेंज करते हैं। इसको ऐसे इमेजिन करो, जैसे एक डांस पार्टी में 2 कपल्स आपस में पार्टनर्स एक्सचेंज कर लेते हैं। इस तरह के रिएक्शंस में अक्सर एक प्रेसिपिटेट बनता है। प्रेसिपिटेट मतलब एक इनसॉल्युबल सॉलिड जो सॉल्यूशन में अलग से दिखने लगता है। और अब मिलते हैं इस फैमिली के सबसे इंपॉर्टेंट मेंबर से, रिडॉक्स रिएक्शन। दोस्तों, ये आपका एक और बोर्ड एग्जाम फोकस पॉइंट है। रिडॉक्स 2 शब्दों से बना है, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन। ये एक ऐसा स्पेशल रिएक्शन है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स का लेना देना एक साथ होता है। एक सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन लूज करता है,
जिसे हम कहते हैं ऑक्सीडेशन, और दूसरा सब्सटेंस उन इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर लेता है, जिसे कहते हैं रिडक्शन। और याद रखना, ये दोनों प्रोसेस हमेशा साथ साथ होते हैं, एक के बिना दूसरा नहीं हो सकता। तो चलिए एक क्विक रिकैप करते हैं। हमने 5 मेन रिएक्शंस देखे। कॉम्बिनेशन, जिसमें चीजें जुड़ती हैं, डीकॉम्पोजिशन, जिसमें चीजें टूटती हैं, डिस्प्लेसमेंट, जिसमें एक ज्यादा ताकतवर कमजोर को हटा देता है, डबल डिस्प्लेसमेंट, जिसमें अदला बदली होती है, और रीडॉक्स, जिसमें इलेक्ट्रॉन का लेना देना होता है। चलिए अब देखते हैं कि ये हमारी रोज की जिंदगी में कहाँ होते हैं। सेक्शन 4, असली दुनिया के रिएक्शंस। ये सब सिर्फ टेक्स्ट बुक्स में नहीं है। केमिस्ट्री हमारे चारों तरफ और हमारे अंदर भी हर पल हो रही है। लेट्स लुक एट सम अमेजिंग एग्जाम्पल्स। याद है, हमने शुरू में इसकी बात की थी। ये वही रेस्पिरेशन है जो एक क्लासिक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। हमारी सेल्स खाने से मिले ग्लूकोज को ऑक्सीजन की मदद से तोड़ती हैं, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और सबसे जरूरी चीज एनर्जी रिलीज होती है। वही एनर्जी जिससे हम जिंदा हैं। और अब देखो नेचर का कमाल। फोटोसिंथेसिस रेस्पिरेशन का ठीक उल्टा है। प्लांट्स हमारे छोड़े हुए कार्बन डाइऑक्साइड और पानी से सूरज की एनर्जी को एब्जॉर्ब करके हमारे लिए खाना यानी ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनाते हैं। और क्योंकि ये एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है, ये एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है। ये वही प्रोसेस है जो अर्थ पर लाइफ का फाउंडेशन है। और हमारा जाना पहचाना दुश्मन, जंग लगना या रस्टिंग। जब लोहा ऑक्सीजन और नमी के कांटेक्ट में आता है तो एक स्लो रिडॉक्स रिएक्शन होता है। हाँ, रस्टिंग एक रिडॉक्स रिएक्शन है। इसमें आयरन का ऑक्सीडेशन होता है, जिससे वो रेडिश ब्राउन जंग बनता है और लोहा धीरे धीरे कमजोर हो जाता है। देखा आपने, रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस, रस्टिंग, ये सभी कॉम्प्लेक्स केमिकल रिएक्शंस हैं जो हमारी दुनिया को चलाते हैं। केमिस्ट्री सच में हर जगह है। ओके, सेक्शन 5, स्टोइकियोमेट्री। इस फैंसी नाम से घबराना मत, ये बस केमिस्ट्री का हिसाब किताब है। द मैथ्स ऑफ केमिस्ट्री। ये थोड़ा एडवांस्ड है, बट ट्रस्ट मी, केमिस्ट्री का असली प्रैक्टिकल पावर इसी में है। स्टोइकियोमेट्री हमें बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन का यूज करके ये बताती है कि कितने रिएक्टेंट से कितना प्रोडक्ट बनेगा, बिल्कुल एक रेसिपी की तरह। जैसे एक परफेक्ट शेफ को पता होता है कि 2 अंडे से कितने कपकेक बनेंगे। केमिस्ट्री में हम ग्राम से सीधा हिसाब नहीं लगा सकते, क्योंकि अलग अलग एटम्स का मास अलग होता है। इसलिए हम मोल नाम की एक स्पेशल यूनिट यूज करते हैं। मोल बस एटम्स या मॉलिक्यूल्स को गिनने का एक तरीका है, जैसे एक डजन 12 चीजों को गिनने का तरीका। और ये जरूरी क्यों है? सोचो, दवाइयां बनाने में अगर डोज थोड़ा सा भी ऊपर नीचे हो गया तो? खेती में सही फर्टिलाइजर बनाने के लिए, फूड इंडस्ट्री में टेस्ट को कंसिस्टेंट रखने के लिए, और बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज में वेस्ट कम करने के लिए स्टोइकियोमेट्री का हिसाब किताब एब्सोल्युटली क्रूशियल है। दिस इज व्हाई केमिस्ट्री मेक्स अ रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट। और अब हम आते हैं आखिरी और सबसे जरूरी सेक्शन पर, एग्जाम जीतने की तैयारी। चलिए अब इस सारी नॉलेज को एग्जाम में मार्क्स में कैसे कन्वर्ट करना है, इस पर फोकस करते हैं। ये टेबल, ये आपके लिए एक सुपर पावर है। एग्जाम्स में अक्सर पूछा जाता है कि आप रिएक्शन को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो अगर आपको बबल्स दिखें, मतलब गैस निकल रही है। अगर कोई सॉलिड नीचे बैठ जाए तो वो प्रेसिपिटेट है। अगर रंग बदल जाए या टेम्परेचर बदल जाए, ऊपर या नीचे, तो ये सब केमिकल रिएक्शन के पक्के सबूत हैं। इस टेबल को अच्छे से याद कर लीजिए। इट्स अ गोल्ड माइन फॉर मार्क्स। ये है आपका फाइनल गेम प्लान। स्टेप 1, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक को लाइन बाय लाइन पढ़ें। स्टेप 2, अपने खुद के शॉर्ट नोट्स बनाएं, जिसमें सभी रिएक्शन टाइप्स और उनके एग्जाम्पल्स हों। स्टेप 3, रोज, आई रिपीट, रोज कम से कम 5 इक्वेशंस लिखने और बैलेंस करने की प्रैक्टिस करें। स्टेप 4, स्टोइकियोमेट्री के न्यूमेरिकल्स और पिछले सालों के पेपर जरूर सॉल्व करें। और सबसे इंपॉर्टेंट, कंसिस्टेंसी। रोज थोड़ा पढ़ना आखिरी दिन पूरी किताब पढ़ने से कहीं कहीं बेहतर है। और हमेशा याद रखिए, किसी भी सब्जेक्ट में एक्सेल करने के लिए कड़ी मेहनत, डेडिकेशन और अ पैशन फॉर लर्निंग, सीखने के जुनून की जरूरत होती है। आखिरी मेहनत आपकी है और मुझे पूरा विश्वास है कि आप कर सकते हैं। You've got this। तो इस चैप्टर को मास्टर करने के बाद आपका अगला कदम क्या होगा? आप इस नॉलेज को कैसे आगे बढ़ाएंगे? हमारा सफर यहाँ इस चैप्टर के लिए खत्म होता है, लेकिन आपकी सीखने की जर्नी अभी शुरू